अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 96 यानी कि 96 स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स यूजिंग डायरेक्ट मेथड। यानी आज पता लगा हमें कि जो पहले कर रहे थे वो डायरेक्ट नहीं था बल्कि वो इनडायरेक्ट मेथड था। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप गौर करें, जो 2-3 दिन लग के बात समझ आई थी, सर आप समझ आइए तो आप दूसरा मेथड में चले गए। अच्छा, 2-3 दिन लगा के ये बात कहीं समझ आई थी कि प्रॉफिट से शुरू करते हैं। आज तक जिंदगी में हमने यही सुना था कि प्रॉफिट्स को इनकम्स बढ़ाती हैं, एक्सपेंसेस कम करते हैं। यहाँ पे इनकम्स को माइनस करते थे, एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे होते थे, उलट हो गया काम। फिर हम इनडायरेक्ट तरीके से सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग, एडमिन एक्सपेंसेस को कैश में कन्वर्ट करते थे। पता नहीं लगता था कैसे, वो प्रूफ भी अभी करना रहता है वो, ठीक है ना, पता नहीं लगता था। अच्छा, प्रूफ करना है, लॉजिक देनी है, वो सारी चीजों के अलावा देखो पास पेपर आप कर सकते हो, पर्चा पास हो जाना, लेकिन इंशाल्लाह लॉजिक भी कर लेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इनडायरेक्ट तरीके से ना, इनडायरेक्ट तरीके से हम यहाँ पे सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग, एडमिन को कैश में कन्वर्ट करते थे। अब हमें 3 दिन अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, मेहनत करने के बाद कुछ जाके समझ आया, तो यूजर को भी ये जरा मुश्किल हो रही थी समझने में। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप अपने जो है वो सीईओ साहब के पास, सेठ साहब के पास ये कैश फ्लो लेकर चले गए। सेठ साहब कहने लगे, भाईजान आज तक आप यही कहते आए कि इनकम प्रॉफिट को बढ़ाती है, मुझे भी पता है, और एक्सपेंसेस कम करते हैं। आज आपने ये क्या किया हुआ है, एक्सपेंसेस को आप प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं, इनकम को लेस कर रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है। फिर अब कौन समझाया हमको, समझ थोड़ी है, वो तो बोलते हैं बस बात आगे। ठीक है, ये क्या किया हुआ तुमने, ये क्या किया हुआ है, इन्वेंटरी बढ़ रही है तो माइनस कर रहे हो उधर से, डेटर बढ़ रहे हैं तो माइनस कर रहे हो उधर से, समझ नहीं आ रही है, हो क्या रहा है यार, ये उठाओ और निकलो यहाँ से। मुझे साफ सुथरी बातों को, क्लियरली बातों को बताओ, सिर्फ 3 बातों को बताओ। ऑपरेशंस की बात कर रहे हो ना यहाँ पे, हमने जो ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशंस क्या है, हमने चीजें खरीदी, हमने चीजें बेची, और हमने ये चीजें खरीदने और बेचने के लिए एक सेटअप सा बनाया हुआ है, उसके लिए कुछ खर्चे किए। तो मुझे साफ साफ अल्फाज में ये 3 चीजें बताओ, कितना कस्टमर्स से इस पीरियड में कैश रिसीव हुआ है हमें, कस्टमर्स ऑपरेशंस करके चीजें बेचती हैं ना कस्टमर्स को, कितना सप्लायर्स को हमने कैश पे किया, और कितना हमने एक्सपेंसेस के लिए ओवरऑल इस पीरियड में कैश पे किया। एक्सपेंसेस जो बिजली का बिल है, जो रेंट है, जो सैलरीज है, जो इंश्योरेंस है, जो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्या बोला यूजर्स ने, सीईओ साहब भी तो यूजर ही है, यूजर्स ने क्या बोला कि भाई डायरेक्ट तरीके से बताओ, ये इनडायरेक्ट तरीका हमें पसंद नहीं है, समझ नहीं आ रहा, आप हमें डायरेक्ट तरीके से बताओ कस्टमर्स से कितना कैश इस पीरियड में रिसीव हुआ है, सप्लायर्स को कितना कैश हमने इस पीरियड में पे किया है, और एक्सपेंसेस के लिए कितना कैश हमने इस पीरियड में पे किया है। ये 3 बातें बताओ, बाकी कोई मसला नहीं है, बाकी सब चीजें डायरेक्ट लग रही हैं हमें, बाकी सब चीजों की हमें समझ आती है। यूजर कह रहे हैं क्या, इंटरेस्ट पेड, हाँ कैश आउटफ्लो, टैक्स पेड, हाँ कैश आउटफ्लो, कैश रिसीव्ड ऑन एडिशन, हाँ इनफ्लो, ठीक है, कैश पेड फॉर एडिशन, सॉरी कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, सही है, समझ आ रही है, इनफ्लो है, कैश पेड ऑन एडिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, हाँ समझ आ रही है, बिल्कुल आउटफ्लो है, कैपिटल रेज्ड तो कैश इनफ्लो समझ आती है जी, लॉन्ग टर्म लोन रीपेड तो कैश आउटफ्लो समझ आती है, डिविडेंड पेड तो कैश आउटफ्लो समझ आती है, सब समझ आ रहा है हमें, ये सब क्योंकि डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो। लेकिन ये बात हमें समझ नहीं आ रही, तो इसको चेंज कर दो। इसका मतलब ये हुआ, ये जरा पकड़ के संभाल के रखो, इसका मतलब ये हुआ, हाथ में रखना, कि इतना एरिया कैश फ्लो का, कैश फ्रॉम ऑपरेशन से ऊपर, इस पे एतराज है यूजर्स को। ठीक है जी, इस पे एतराज है यूजर को कि जी ये जो है ना, ये हमें समझ में नहीं आता। आपको तो आता है ना समझ में, अब आपको तकलीफ होनी है। अच्छा, ये मेथड आसान है, जब ये करवा लेना तो आपने कहना सर पहले ये करवा देते आसान था, तो नहीं, हम पहले मुश्किलों से गुजरते हैं, खुद को हम टफ करते हैं, फिर आते हैं आसान कामों की तरफ। ठीक है ना, तो मुश्किल कर लिया, अच्छा है, अब आगे तो आसानी है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, बाकी सब चीजें क्या हैं, बाकी तो सब डायरेक्ट था, हमें नजर भी आ रहा था, मसला यही भी आता था। पीबीटी से स्टार्ट किया, एड एक्सपेंसेस लेस इनकम, फिर वर्किंग कैपिटल में पता नहीं ओपनिंग क्लोजिंग क्या ड्रामा चल रहा होता था। तो हमें यूजर्स ने कहा यार ये वाला काम नहीं चाहिए, मैंने पहले फॉर्मेट बनाया है, उसके बाद आपको सिखा रहा हूं, मतलब बाकी सब सेम है, बाकी सब बिल्कुल सेम है। इसको रीस्टार्ट करने का कोई मसला है तो अच्छा सही है। अच्छा, तो बाकी सब सेम है, मतलब सिर्फ इस डिब्बे ने बदलना है। जरा पिक्चर बना लें इसकी एक जल्दी से, ताकि मैं फिर इसको मिटाऊं। वैसे ही दिमाग में भी पिक्चर बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, दिमाग में ही पिक्चर बना लें सिर्फ, यानी कि ये एरिया, वैसे आपको पिक्चर बनाने की जरूरत भी नहीं है, कैप्चर छोड़ के सुदूर काम में लगा दिया आपको, छोड़े। ये तो देखिए जी, एंड में पिक्चर बनाएंगे तो ये डिब्बा में बना देता हूं, ताकि इस डिब्बे के अंदर जो चीजें हैं आपको लगे हाँ बस ये फर्क है, ठीक है ना, तो इस पिक्चर का फायदा होगा, उसमें सोल्यूशन भी होगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं यूजर्स, आप हमें बताओ कितना कैश रिसीव हुआ कस्टमर से इस पीरियड में, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, हाँ ड्यूरिंग द ईयर ऊपर लिखा हुआ है, 31 नंबर 10 ही था ना, ये जो वाला सवाल मैंने दोबारा ओपन किया है, ताकि मैं सिर्फ यहां तक करूं, अगला सवाल नहीं करना मैंने, और ये भी पता लग जाए कि हाँ बस कोई फर्क नहीं, सिर्फ इतना सा फर्क है, इसलिए सेम सवाल करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कैश पेड टू सप्लायर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स, और तीसरी चीज कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। इन 3 के अलावा कोई एबनॉर्मैलिटी कभी एक आधी आ जाती हो, जब सवाल में आएगी तब देख लेंगे, फिलहाल नॉर्मली ये 3 चीजें ही होती हैं। ठीक है, तो ये सीधा हो जाएगा ना, कैश रिसीव इनफ्लो पॉजिटिव, कैश पेड आउटफ्लो, कैश पेड आउटफ्लो, तो ये अब डायरेक्ट तरीका हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है आज,
डायरेक्ट मेथड। ये आज इसलिए नाम लिखा क्योंकि आज से पहले एक ही मेथड था जब हम पढ़ रहे थे, तो अब पता लगा वो इनडायरेक्ट तरीके से हम कैश यहाँ पे निकालते थे, कैश फ्लो में सेल्स वगैरह का, यहाँ डायरेक्ट तरीके से हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट मेथड है। अब इसमें करना क्या है, कैसे करेंगे, ये बात सीखते हैं। ये समझ आ गया कि फर्क सिर्फ कहां पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर इंटरेस्ट का पहले लेजर बनता था तो आज भी बनेगा, टैक्स का बनता था आज भी बनेगा, पीपी का बनता था आज भी बनेगा, कैपिटल का बनता था आज भी बनेगा, डिविडेंड का, ड्राइंग्स का, सब कुछ वैसे ही चलेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है काम। और यहाँ पे आता क्या था, वर्किंग कैपिटल आइटम्स ही आते थे। वो वर्किंग कैपिटल आइटम इंटरेस्ट और टैक्स के अलावा वाले, यानी कि डेटर्स जिससे सेल आती थी, क्रेडिटर्स जिससे परचेज आती थी, फिर एक्रूअल प्रीपेमेंट जिससे एक्सपेंसेस आते थे, जिसके बारे में कहा था ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये काम नहीं करना पड़ता था, तरीका कोई तो था ना, प्रूव तो करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये चीज सामने आई कि ये मसला है हमारा, ठीक है। अब मैंने आपको पहला उसूल क्या दिखवाया था जब हमने कैश फ्लो स्टार्ट की थी, बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के, ठीक है। जो उसूलों वाला सफा था ना, वो 2 सफे छुड़वाए थे ना, तो पहले सफे जो लाइनें खाली हैं उनको रहने दो, हो सकता है कोई और चीज उस मेथड की फिर लिखवा दूं, अगले सफे पे हेडिंग दे लें इनडायरेक्ट मेथड की और डायरेक्ट मेथड की। 2 सफे छुड़वाए थे ना, किसी ने एक सफा छोड़ा हुआ तो अच्छी बात है, उसको हाफ हाफ कर ले। बहरहाल मैं ये कह रहा हूं, कोई उसके अंदर जो उसूल लिखवाना पड़ ही जाता है बाद में, तो वो लिखने की जगह हो वैसे है कोई नहीं, लेकिन चलो लिखवाना पड़ जाता है। तो पहले जो हमने मेथड किया वो इनडायरेक्ट मेथड था, ठीक है। आज हेडिंग दें डायरेक्ट मेथड की अपने उसूलों वाले सफे पे, सवाल पे बाद में करते हैं जी। अब डायरेक्ट मेथड के अंदर, अच्छा मैं दोबारा बोलूं जरा, इनडायरेक्ट वाला उसूल, इनडायरेक्ट वाला उसूल क्या लिखवाया था, बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल आइटम्स, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इधर आ जाते थे और वर्किंग कैपिटल आइटम्स यहां, वो अब गायब हो गया, ठीक है, सही है। अब इसमें क्या करना है, बाकी सब चीजें रिमेनिंग सेम, हमने सिर्फ ये करना है कि आज हम, ध्यान से सुनना, आज हम वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी लेजर्स बनाएंगे, आज हम वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी लेजर्स बना लेंगे। तो उसूल क्या बन गया हमारा, इसमें वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी लेजर बनाएंगे, बाकी सब सेम। आपने सारा लिखना तो लिख लें वैसे, ठीक है। ये सामने मुकाबले में था डायरेक्ट मेथड, जिसमें क्या कहा था, बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वर्किंग मन में जाता है और वर्किंग कैपिटल आइटम्स वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाते थे। आज हमने क्या कहा, इस मेथड में वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी लेजर बना लेंगे, बाकी सब सेम चलना, ठीक है। चलो फिर इतनी सी बात ही है, तो सवाल शुरू करते हैं फिर। मैंने सवाल में कुछ मिटाया नहीं, ये आपकी क्लास का उस वक्त का हुआ सवाल है, ठीक है ना, ताकि बिल्कुल सेम पता लगता रहे दोनों मेथड से। ये सवाल दोनों मेथड से हो सकता है, हर सवाल दोनों मेथड से नहीं हो सकता, वो बताऊंगा बाद में, आपको खुद पता लग जाएगा। वैसे तो यहां पर बाकी सब सेम चलना है सिवाय इसके कि ये जो उस दिन हमारे स्टार्स थे, आज ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले पोर्शन में नहीं जाएंगे, आज इनके भी क्या करने हैं, हमने लेजर्स बनाने हैं, ठीक है। मतलब अकाउंट रिसीवेबल्स यानी डेटर्स का भी लेजर बनेगा, इन्वेंट्री का भी लेजर बनेगा, क्रेडिटर का भी लेजर बनेगा, और ये बाकी एक्सपेंसेस का एक लेजरा इकट्ठा कर देंगे हम, कंसोलिडेटेड लेजर बाकी का भी बन जाएगा, यानी डेटर का अलग, क्रेडिटर का अलग, इन्वेंट्री का अलग, और बाकी जितने एक्रूअल प्री पेमेंट्स हैं उनसे भाई एक्सपेंस ही होता है ना, एक्रूअल क्या मतलब पेबल है, और प्री पेमेंट मतलब पहले पे कर दिया एसेट लायबिलिटी। तो वो सिंगल अकाउंट अप्रोच में आपको पता है हमने ऐसे किए भी थे सवाल, एक ही अकाउंट एक्सपेंस का जो है वो एट अ टाइम प्री पेमेंट पेबल शो कर सकता है। मैंने आपको मिसाल के तौर पर समझाया था कि 10 बिल्डिंग्स हैं, कोई 4, अगर वैसे तो हमने सारी नस्ल के एक्सपेंसेस डाल देने हैं, लेकिन एक एक्सपेंस भी इस तरह से कर सकता है कि 10 बिल्डिंग्स किराए पे लिए आपने, 5 का किराया एडवांस देते हैं, 5 का बाद में देते हैं, तो प्री पेमेंट भी होगा उसमें, पेबल भी होगा तो रेंट एक्सपेंस का लेजर सिर्फ, लेकिन हम तो सारे एक्सपेंसेस को एक लेजर में डालेंगे। तो 4 नए लेजर्स बनेंगे इस टाइप ऑफ, इस मेथड के अंदर, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर। पहला डेटर, दूसरा क्रेडिटर, तीसरा इन्वेंट्री, और चौथा एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के अंदर सारे नस्ल के एक्सपेंसेस आप डाल देंगे जितने भी एक्रूवल्स प्री पेमेंट्स थे, यानी वो चीजें बैलेंस शीट की जो पहले वर्किंग कैपिटल में जाती थी, आज उनके भी लेजर्स ओपन करने हैं, ठीक है। शुरू करें काम। अच्छा, आप सवाल उसी तरतीब से करना है, लेकिन मैं सारा नहीं करूंगा, आपने घर जाके ये सवाल पहले पूरा करना है। मैं सिर्फ फर्क वाली जगह आपको करवाऊंगा, आपने फिर घर जाके पूरा सवाल बैठ तसल्ली से एक बार करना है, फिर होमवर्क वाला एक सवाल करना है। पहले मैंने 2 सवाल दिए थे, एक हैवी सवाल देके फिर मैं बैकआउट कर गया, मैंने कहा आज भी टर्म टेस्ट होगा, फिर तैयारी दूसरी भी चल रही होती है, तो चलो कल दूंगा वो होमवर्क में, देना है वो जबरदस्त सवाल। अच्छा सुने, कैश कहां जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, इंशाल्लाह घर जाएगा, आप खुद लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट्स रिसीवेबल्स, मैं डेटर्स लिखूंगा आज पहला दिन है, ठीक है। डेटर्स जी बोलो, लेजर बनेगा, क्यों, पहले कहां जाता था, आज देखो यहां पे वो जगह ही कोई नहीं है, तो आज इसका भी मजबूरन, मैंने इसलिए पहले वो फॉर्मेट चेंज किया, मजबूरन इसका भी क्या बना लेते हैं, लेजर। तो वर्किंग नंबर 2 ट्रेड रिसीवेबल्स है, मैं डेटर्स कह रहा हूं, जरा आपको जरा इस नाम से थोड़ा सा आपकी जरा शनासाई ज्यादा है। डेटर्स जी, ओपनिंग बताएं 104, क्लोजिंग बताएं 280, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इसका क्या बनता है, पहले ही बनता था, आप घर बनाएंगे इंशाल्लाह। फिर इन्वेंट्री, आज इन्वेंट्री का भी क्या है, लेजर, वर्किंग कैपिटल आइटम था, लेकिन वहां पे अब वो सहूलत नहीं है आज हमारे पास, तो हम इन्वेंट्री का भी लेजर ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री का लेजर कभी बनाना सीखा है आपने,
सीखा तो था इंट्रो में, परपेचुअल सिस्टम नहीं सीखा तो भाई वापस इंट्रो में चले जाओ ना। नो सर जी। इन्वेंट्री का लेजर जो परपेचुअल सिस्टम में बनता था वो मैंने नहीं बनवाना, सिर्फ इतना बताना है कि आपको इतना पता है कि उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक आता था, परचेजेज आती थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग। ये लेजर मैंने आपको रेशियोज के टॉपिक में भी बनाना सिखाया था, जिसमें हमने परचेजेज की फिगर बैलेंसिंग निकाली थी। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम में इतना तो याद ही है हमें, बाकी तो इंट्रो कहाँ याद रही है। बच्चे कहते हैं इंट्रो भूल गए, मैं कहते 90 दिन से भूल गई था इंट्रो। फिर अल्लाह खैर करे, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपने इंट्रो में बनाया था वही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट FR2 में जाके बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स में, फिर कहना इंट्रो भूल गई है। तो खैर जो भी है कोशिश तो करते हैं उस्ताद फिर याद करवाए। मेरे ध्यान में भी है किसी दिन एक दिन 15-20 मिनट लगा के एक छोटे से सवाल में इसकी एंट्रीज करवा दूंगा परपेचुअल की, जरा जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस। बहरहाल जरूरत जितनी है वो हम उसके बगैर भी पूरी कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ इतना पता होता है हमें कि परचेजेस का अकाउंट नहीं बनता परपेचुअल में, इन्वेंट्री का बनता है। और हम जब परचेज करते हैं गुड्स की तो उसकी एंट्री होती है परचेजेस डेबिट कैश या क्रेडिट या इन्वेंट्री डेबिट कैश या क्रेडिट। अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेजेस डेबिट कैश या क्रेडिट, और अगर परपेचुअल है तो डेबिट कैश या क्रेडिट। इसका मतलब इन्वेंट्री के लेजर नहीं होगा या डेबिट साइड पे क्या होगा, परचेजेस, क्रेडिट साइड पे इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है और क्लोजिंग। सिर्फ इतना पता होना चाहिए और ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है जी, देखते हैं इन्वेंट्री के बाद। इन्वेंट्री के बाद जनाब एक एक्सपेंस है। ठीक है, और ये कहां पहुंच गया, इन्वेंट्री के बाद जी एक एक्सपेंस है, और मैंने आपको कहा है कि एक्सपेंसेस के लेजर्स को हम इकट्ठा कर देंगे। ठीक है ना, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, एक्सपेंसेस सारे इकट्ठे रख देंगे। ठीक है ना, इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर के अलावा बाकी जितने अक्रूवल प्रीपेमेंट्स हैं उनको एक अकाउंट में इकट्ठा कर देना है, उनको एक अकाउंट में इकट्ठा कर देना। उसकी वजह थोड़ी देर में समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है ना, इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर, इन तीन के अलावा चौथा लेजर जो बनेगा वो एक्सपेंसेस का होगा, जिसमें सारे अक्रूवल्स प्रीपेमेंट्स उसे एक में डाल देने हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या है थोड़ी देर में पता लग जाता है। ठीक है, तो प्रीपेमेंट उसकी एक्सपेंस के लेजर में जाएगा, ऑफिस सप्लाई स्टेशनरी ये भी वही वर्किंग कैपिटल आइटम था। ठीक है, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री नहीं है, ये भी उसी अकाउंट में चला जाएगा। आगे लैंड है, बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इक्विपमेंट है, अकोमोडेशन है, इनके क्या करते थे आप, आज भी लेजर बनाओगे आप घर पे जब ये सवाल दोबारा कर रहे होगे। ठीक है, फिर लेजर बनाओगे। नेक्स्ट अकाउंट्स पेएबल, ये किसे कहते हैं, क्रेडिटर्स को किसे कहते हैं, इसका भी लेजर बनेगा। नंबर 4 क्रेडिटर्स। आज तो नए नए मेहमान आ गए जी। अच्छा हो, इन्वेंट्री को ओपनिंग क्लोजिंग लिखवाया आपने, इन्वेंट्री को ओपनिंग क्या था 200, क्लोजिंग 424। अच्छा, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, ओपनिंग 263, क्लोजिंग 150। चुप कर जा यार। अच्छा मेरे से मेरी हेल्प कर रहा है तू, लेकिन फिर भी चुप कर जा। अच्छा जी, वही कह रहा हूं कि मेरी हेल्प कर रहे हो तुम, लेकिन चलो। अच्छा जी, इसके लिए अलग इंट्रो की क्लास में बिठाना पड़ेगा। परपेचुअल सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री का लेजर बनता है, बस इतना याद है हमें। ओके, वैसे ये परपेचुअल सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा, ये ना समझ लेना, ये बिजनेस परपेचुअल फॉलो कर रहे हैं पीरियोडिक, हमें इससे क्या। मैं तो ये कह रहा हूं कि इन्वेंट्री का लेजर बनाना है हमने, जैसा वहां बनता था वैसा। अब ये जो सा मेथड मर्जी फॉलो कर रहे थे, हमने इन्वेंट्री को लेजर में लेके आना है और हमारी ट्रीटमेंट वैसी चलेगी। ओके, अच्छा तो जी ये सारे हो गए एसेट्स, लायबिलिटीज में क्रेडिटर हो गया, वेजेस पेबल भी कहां जाना है, एक्सपेंसेस के लेजर ए में। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स कहां जाएंगे, वर्किंग 1 में, लॉन्ग टर्म लोन्स लेजर, कैपिटल लेजर, ये सारा काम पुराना। ठीक है, अब रह गए हैं ये 2 और ये 3। ठीक है, इनके लिए क्या कहा है आपको, आपने एक एक्सपेंस का लेजरा बनाना है। देखो एक्सपेंसेस, आवाज आ रही है इसमें। ठीक है जी, नहीं ना पीपीटी लेंगे भाई, वो इनडायरेक्ट मेथड है, हम इनडायरेक्ट तरीके से प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करते हैं उसमें, यही तो फर्क है भाई की आवाज आई मुझ तक। ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्टली बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा सुने जी, ये ऐसी सही करा दें जी, इसको 23 पे करा दें। अच्छा जी सुने, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस है, बोलो हाँ, मतलब प्रीपे हुआ, यानी एक्सपेंस के लेजर में जाएगा, बट एक्सपेंस नहीं है, एसेट है, प्रीपेमेंट है। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस, ओपनिंग क्लोजिंग, नाम क्या है इसका, प्रीपेड इंश्योरेंस। मैंने यहां पे आके लिखा ओपनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस, कितनी है जी 36, और क्लोजिंग प्रीपेड इंश्योरेंस। वैसे आप पर्चे में ना सिर्फ BDCD लिख लेना, लेकिन आपका जो कि पहला दिन है तो मैं जरा पूरा लफ्ज लिख रहा हूं। ठीक है, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, एनफ। ठीक है जी, क्लोजिंग प्रीपेड इंश्योरेंस कितना जी 24। ठीक है, नेक्स्ट ऑफिस सप्लाईज या स्टेशनरी, मैंने कहा था इस तरह की मिलती जुलती होती है। ठीक है ना, ऑफिस सप्लाईज सवाल में ये भी एसेट है, यानी कि हमने कुछ स्टेशनरी टाइप चीज खरीद रखी, अभी इस्तेमाल नहीं हुई, बनती तो इसमें से भी चीज इस्तेमाल होने के बाद एक्सपेंस ही है ना, लेकिन चूंकि इस्तेमाल नहीं हुई अभी तो एसेट है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, वैसे ही स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होता है, सेम। ठीक है ना, ये पहले खरीद लिया, अभी खर्च नहीं हुई, रेंट पहले पे कर दिया, अभी बिल्डिंग इस्तेमाल करनी है, तो सेम। ठीक है जी, तो ऑफिस सप्लाईज ओपनिंग क्लोजिंग 7000, और यहां पे आगे हमने लिखा ओपनिंग ऑफिस सप्लाईज कितना है जी 7000, और क्लोजिंग ऑफिस सप्लाईज 14।
अब जितनी और प्रीपेड टाइप एसेट टाइप करंट एसेट्स जो आ रहे हो ये खर्चों वाले जितने आते जाए यहाँ पे बढ़ाते जाना। ठीक है, आगे क्या आ गया? जो एक रह गया था वेजेस पेएबल, ये क्या है? लायबिलिटी। एक्सपेंस का ही पेएबल है ना, इसी एक्सपेंस के लेजर में आए ओपनिंग वेजेस पेएबल कितना 24 और क्लोजिंग वेजेस पेएबल कितना जी 40। देखो बच्चों क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, वैसे तो थोड़ी देर में समझ आ भी जाना, लेकिन एडवांस भी बता दूं। हमने सारे एक्रूवल प्रीपेमेंट्स यहां फेंक दिए। देखो सेल्स के लिए ये लेजर बन गया, कॉस्ट ऑफ सेल परचेज के लिए ये बन गए लेजर्स, बाकी सारे सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस कहा था ना वो एक्रूवल प्रीपेमेंट वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर वो एक्रूवल प्रीपेमेंट्स में से कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो सारे आज हम इस लेजर में ले आए हैं। अब सारे एक्सपेंसेस को फेंकेंगे इस लेजर में और सारे एक्सपेंसेस का इकट्ठा कैश निकल आएगा जो हमें यहां पे चाहिए, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस के लिए। हम अलग अलग लेजर्स बनाएं, उससे अलग अलग कैश निकालें, फिर यहां पे अलग अलग लिखें, ऐसा नहीं करते होते। हम सारे एक्सपेंसेस को एक लेजर में फेंकते हैं, एक्रूवल प्रीपेमेंट्स, मतलब एक्रूवल प्रीपेमेंट उसी अकाउंट में, सारा एक्सपेंस भी उसी में, वहीं से इकट्ठी एक कैश की फिगर निकालते हैं सारे एक्सपेंसेस के जो बिजनेस में हमने पे किया। थोड़ी देर में इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई मसला? यहां तक कोई मसला? ये लास्ट टाइम जी, यहां तक कोई मसला? सही है, चलिए थोड़ी देर में समझ आ जाएगी इंशाल्लाह मजीद। लेकिन मैं एक बार जरा दोबारा जरा तरतीब से चलता हूं। सवाल आप घर पे कर रहे होंगे। सबसे पहले आएगा कैश, कहां जाएगा? वर्किंग वन। फिर आएगा डेटर, कहां जाएगा? आज लेजर में। फिर आएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज पहले की तरह से लेजर में। फिर आएगा इन्वेंट्री, पहले जाता था वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, आज जाएगा लेजर में ओपनिंग क्लोजिंग। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले जाता था वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, आज जाएगा एक्सपेंस के लेजर में 36-24। फिर क्या आया? ऐसे तरतीब से चलना, एक्सपेंस के लिए एंड पे वेट नहीं करना, पहली बार अलग किया मैंने। तरतीब से चलते जाओ, ओपन कर लो एक्सपेंस के लेजर में, फेंकते जाओ जब आते हैं एक्रूवल्स। फिर ऑफिस सप्लाईज ओपनिंग क्लोजिंग, पहले जाता था वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, आज आ गया इस लेजर में, इकट्ठे कर रहे हैं एक्सपेंसेस सारे। आगे बढ़े, लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट इनकी एक्यूमुलेशन लेजर में जाता था, आज भी लेजर में जाएगा, घर पे बनाएंगे आप तरतीब से। ठीक है, अकाउंट पेएबल यानी क्रेडिटर्स, मैंने आपके पसंद वाला नाम लिखा हुआ है क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स पहले वर्किंग कैपिटल आइटम था, वहां चेंजेस में जाता था, आज उसका भी क्या है? लेजर ओपनिंग क्लोजिंग। उसके बाद वेजेस पेएबल वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस में जाता था, आज ये एक्सपेंस पेएबल है तो एक्सपेंस के लेजर में आ गया। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स वर्किंग वन में जाता था, आज भी वर्किंग वन में जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स पहले भी लेजर बनता था, आज भी आप घर पे लेजर बनाएंगे इंशाल्लाह। कैपिटल पहले भी लेजर बनता था, आज भी आप लेजर बनाएंगे जब घर पे सवाल कर रहे होंगे। ठीक हो गया, यहां तक को मसला? अच्छा, अब बच्चों हमने इनडायरेक्ट मेथड में क्या किया था? इस फिगर को पकड़ा था, और इसको कैश में कन्वर्ट किया था, इसलिए तो इसको इनडायरेक्ट कह रहे थे। इनडायरेक्टली कैश बनाया था हमने प्रॉफिट को पकड़ के। लेकिन आज हम सीधे सीधे चल रहे हैं, सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। कैश कितना कस्टमर से आया, इनफ्लो। तीन बातें सिर्फ लिखनी, कैश कितना सप्लायर्स को पे हुआ, आउटफ्लो। कैश कितना सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस के लिए पे किया, आउटफ्लो। उसके अलावा बाकी सारी चीजें तो वैसे ही सीधी सीधी थी, पेड रिसीव्ड, मतलब तो सिर्फ यहीं पे था, तो उसको सीधा करने जा रहे हैं। अब आज हमने पीबीटी से काम स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, आज हमारे पास डेटर का लेजर मौजूद है, तो जो सेल्स नजर आ रही है वो कहां जाएगी? डेटर में। कॉस्ट ऑफ सेल नजर आ रही है इन्वेंट्री में। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं एक्सपेंसेस के लेजर में। डेप्रिसिएशन को मत छेड़ना, इसको नहीं समझो है ही नहीं, इसको मत हाथ लगाना, इसको इधर नहीं लाना, ये नॉन कैश है, इग्नोर कर दो। ठीक है, अगली बात है, इसके बाद एक बार सवाल पूरा कर लूं, फिर अगली बातें डिस्कस करूंगा कि अगर एक्सपेंसेस में छुपी पड़ी हो तो फिर क्या करेंगे। फिलहाल तो छुपी हुई नहीं पड़ी ना, सिंपल रखो बात। ठीक है, अब सवाल में क्या गिवन है जी? 92 क्या है? सेल्स। 92 की क्या है? सेल्स। सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ ये कैश है या क्रेडिट, तो क्या अज्यूम करेंगे? बस फिर सारी ले जाते हैं डेटर के। डेटर का मौजूद होना ये बता रहा है क्रेडिट सेल्स तो होती है ना, तो सवाल चुप है तो सारी ही वहीं पे ले जाओ। अब सेल्स का लेजर, सेल्स का बैलेंस कौन से लेजर में आएगा? अच्छा, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा सेल्स, क्रेडिट साइड। आर यू श्योर? अच्छा, कितना? 92। आपको इन तीन अकाउंट्स में चार नॉर्मल चीजें जो आती हैं उनका इल्म है कि कोई नहीं है? अच्छा, अगर है तो प्लीज डू शेयर विद मी। डेटर के लेजर के अंदर 4 नॉर्मल चीजें क्या होती हैं? थोड़ी बात पहले भी की हुई एक बार क्लास में, बहरहाल आज तफसील से तसल्ली से आराम से कर रहे हैं। ओपनिंग, सेल्स, कैश, क्लोजिंग। ओपनिंग, सेल्स, कैश, क्लोजिंग। फिर बोलो। नहीं, आप भी बोला। ओपनिंग, सेल्स, बीच में जब एंड होना बीच में बोलना है। ओपनिंग, सेल्स, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में कह रहा हूं, मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन है। ओपनिंग, सेल्स, आप बोले मेरे साथ साथ। ओपनिंग, सेल्स, कैश, क्लोजिंग। नहीं बोला तुमने। ओपनिंग, सेल्स, कैश, क्लोजिंग। भाई ने बोला बैड डेट, 4 बार बोला, मैंने 4 बार इग्नोर किया। क्या मतलब? मतलब ये कि ये एक एबनॉर्मेलिटी है, इसका सवाल नहीं। बैड डेट एक एबनॉर्मेलिटी है। सुनो प्लीज, अगर होगी तो सवाल खुद बताएगा। इसने बैड डेट बोला, आप में से कोई डिस्काउंट भी बोल सकता था। डिस्काउंट अलाउड जी, वो इधर ही आता है। हाँ, एक्सपेंस नहीं, वो सेल्स में डेबिट होता है, डेटर को तो क्रेडिट करना है ना, तो ये एबनॉर्मेलिटी है। एबनॉर्मेलिटी हमेशा सवाल बताया करेगा। तो 4 नॉर्मल चीजें मैं बोल रहा हूं डेटर के लेजर की कौन सी हैं? ओपनिंग, सेल्स, कैश, क्लोजिंग। अगर बैड डेट होगा,
डिस्काउंट अलाउड होगा, सेल रिटर्न होगा, ऐसी कोई भी चीज होगी जो इसमें आ सकती है लेजर में। आपने पढ़ा हुआ इंट्रो के अंदर, कोई रिफंड होगा, कुछ भी है जो इन चार से हट के है वो सवाल बताएगा तो है, वरना कोई नहीं। इज इट क्लियर? ओपनिंग, सेल्स, कैश, क्लोजिंग। अच्छा, क्रेडिटर के बारे में क्या ख्याल है? ओपनिंग, परचेजेस, कैश, पेड वाला, यहां रिसीव वाला, यहां पेड वाला, ठीक है ना? ओपनिंग, परचेजेस, कैश, क्लोजिंग। डिस्काउंट सर, डिस्काउंट रिसीव नहीं आएगा सर, परचेज रिटर्न नहीं आएगी। क्रेडिटर को हिट करती है, वो असल में करती है क्रेडिटर को हिट, लेकिन वो क्या है? दो एबनॉर्मैलिटी होगी, वो सवाल बताएगा। तो इस अकाउंट की चार नॉर्मल चीजें कौन सी हैं? ओपनिंग, परचेज, कैश, क्लोजिंग। और इस लेजर के बारे में क्या ख्याल है? ओपनिंग, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्लोजिंग। हाँ भाईजान, इंट्रो वाले, इन्वेंट्री के लेजर में ओपनिंग बैलेंस होता है, फिर परचेजेज इसकी डेबिट साइड पे आती हैं। ये बताया जाता है इंट्रो के अंदर कि परचेजेज क्योंकि इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है तो परचेज का होना उसको बढ़ाता है, तो उस लेजर को हम डेबिट कर देते हैं। और सेल से इन्वेंट्री कम हो जाती है बिजनेस से, और उस सेलिंग प्राइस के अगेंस्ट यहां से कॉस्ट ऑफ सेल निकलती है, तो क्रेडिट साइड पे कॉस्ट ऑफ सेल आती है और क्लोजिंग। तो इन्वेंट्री के लेजर की चार नॉर्मल चीजें होती हैं: ओपनिंग, परचेजेज, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्लोजिंग। ओपनिंग, परचेजेज, कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग। मैं लिखवा देता हूं, टेंशन नहीं, फिलहाल सर समझे। अब वो गुजरावाला वाला ऐसे करके अभी आंख खुली कहने लगा, इन्वेंट्री के लेजर में तो नॉर्मल लॉस भी आता था, नॉर्मल लॉस भी आता था, परचेज रिटर्न वगैरह यहां भी आती थी, तो उसका क्या करें सर? तो मैंने कहा कुछ ना करें, सवाल बताएगा तो है, वरना नहीं है। तो मैंने आपको इन तीन अकाउंट्स की चार नॉर्मल चीजें बताई हैं। इन तीन अकाउंट्स में चार नॉर्मल चीजें हमें इस मेथड में पूरी करनी पड़नी है। जो अब नॉर्मलिटी होगी वो सवाल खुद बताएगा, वो प्लेस कर देंगे। बाकी ये चार नॉर्मल चीजें होती हैं इन तीन अकाउंट्स में। डेटर के अंदर तीन अकाउंट चार चीजें, तीन अकाउंट चार चीजें, तीन अकाउंट चार चीजें। डेटर में ओपनिंग, सेल्स, कैश मतलब रिसीव वाला, और क्लोजिंग। क्रेडिटर में ओपनिंग, परचेज, कैश, पेड वाला, क्लोजिंग। इन्वेंट्री में ओपनिंग, परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग। ये तीन अकाउंट चार चीजें, पिक्चर ले लें। डन? ये लिखने की जरूरत है, वैसे याद है, आपको पता है और याद ही रखना था। बहरहाल चलें, अब आपने पिक्चर ले ली तो फिर उसूलों वाले सफे पे लिख लीजिएगा। कुछ बच्चों ने साथ साथ लिख भी लिया, बड़े तेज हैं, गुड। अच्छा, चले, ये मैंने वैसे इसकी बात कर दी। बाकी इसका आपको पता है, इसकी नॉर्मल की क्या होती है चीजें? ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, ओपनिंग पेबल, क्लोजिंग पेबल। यानी ओपनिंग क्लोजिंग होगा, इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग होगा, कैश होगा और एक्सपेंस होगा। इसकी भी चार नॉर्मल चीजों का आपको पता है: ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश और एक्सपेंस। एक्सपेंस के जो कंसोलिडेटेड लेजर हम बनाते हैं, सिंगल अकाउंट अप्रोच, उसमें क्या होता है? ओपनिंग क्लोजिंग भी होता है, एक्सपेंस भी होता है, कैश भी होता है, बस वही चार चीजें। अच्छा जी, हम कहां थे? हम तो यहां थे, पता नहीं कहां निकल गए। सेल्स कहां जाएंगी? डेबिटर में। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो गिवन है, डाटा लिखते जाओ। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है जी? 6199। प्लीज बातें नहीं करें, आसान चीज है लेकिन मुश्किल करेंगे अब आहिस्ता आहिस्ता। आई कैप इसको पूछ सकता है, एक बार सिर्फ पूछा अभी तक मेथड ये वाला, और इंपॉर्टेंट है, मुश्किल में आपको करवा के इंशाल्लाह आई कैप तक भेजूंगा। यानी कि अब वो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उसने, देखो आपने 90% क्वेश्चन समझो ऐसे हैं जो आई कैप ने रखे, कौन से हुए अभी तक पास पेपर्स में। उसकी वजह ये भी है कि पहले FR 2 में भी होता था, वहां डायरेक्ट मेथड पूछ लेता था, यहाँ कम पूछता था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाला मेथड टेस्ट हो इस दफा, ठीक है ना? अब आपके दिल में चल तो छुरी गई है, मुझे पता है कि जो मेथड हमें अच्छा समझ आ गया भाई वो भी आ सकता है, ज्यादा चांसेस उसी के होते हैं आने के। लेकिन क्योंकि एक ही दफा टेस्ट किया इसने डायरेक्ट मेथड, तो मेरा ऐसे गट फीलिंग मुझे आ रही है, कैश फ्लो का सवाल पिछली बार आया भी नहीं है, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद वो ये पूछ जाए, मे बी दूसरा पूछे, ठीक है? लेकिन क्योंकि इसके चांसेस अब आप पहले बताता ना, तो हम वो वाला सही से पढ़ते ना, मैं ये तो चाहता नहीं था। आज के टेस्ट के अंदर जो सवाल आपको दिया है वो डायरेक्ट मेथड से नहीं है, इनडायरेक्ट से है, जो पढ़ाया हुआ है। लेकिन वही सवाल मैं कल आपको होमवर्क दूंगा इंशाल्लाह डायरेक्ट मेथड से। टफ सवाल होगा फिर उस हिसाब से देखा जाए तो, डायरेक्ट मेथड के हिसाब से। इसी तरह से एक सवाल है हमारे क्वेश्चन बैंक का, दोनों मेथड से करना है। एक अच्छा टफ सवाल है, एक पास पेपर भी करेंगे, तैयारी कर लेंगे हम। अब देखो कौन सा पूछ ले, हमें दोनों ही मेथड्स आने चाहिए। वैसे ये आसान है निस्बतन, लेकिन चूंकि इसकी प्रैक्टिस कम होती है, एंड पे बाद में आता है, और आसान होने की वजह से प्रैक्टिस जरा कम होती है, तो इस वजह से कभी कभी बच्चे उस पर तवज्जो कम दे जाते हैं। ये खतरनाक बात नहीं आपने होने देनी, तवज्जो बिल्कुल वैसी रखनी है जैसी अभी तक आपकी कैश फ्लो में थी। ये मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है जो आज शुरू किया, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी है, ये मेरा मशवरा था, लेकिन वो भी आ सकता है, ये नहीं कहूँ चलो बस ठीक है कर ले। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स जहां जाने चले गए, जीपी ने कहीं जाने को यहीं छोड़ दो। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता ही है सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस हैं। ये सेलिंग हो चाहे एडमिन हो, मेरा तो एक्सपेंसेस का लेजर नहीं बना हुआ, मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख देता हूँ। एक मिनट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जरा बता दो मुझे, दोनों ऐड करके लिखवा दो। 634 भी है, अच्छा ये पहले बता दो ना 4 जरा। 634 प्लस 1348 जी, टोटल 1982 जी। भाई इधर से बोले थे आप, अहमद बोले, क्या मसला? एक्सपेंस है? नहीं, पकड़ा गया। ये वो है जिसके बारे में मैं आपको डराता था कि आपने कभी भी एक्सपेंस के लेजर में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखना। आप पहले सोचें एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आता है, एक्सपेंस डेबिट तो कैश क्रेडिट। अगर कैश इस तरफ आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली एक्सपेंस की फिगर इधर आएगी, और ये आज भी मैं उस पर कायम हूं। आप भूले क्योंकि आपने इस बात को फॉलो नहीं किया जो सिखाई गई। मुझे पता है ना अपने बच्चों का, मेरे जैसे ही होने, ठीक है ना? तो ये कहता था मैं आपको कि जब भी एक्सपेंस का लेजर बनाया रूरल के अंदर या इनकम का लेजर बनाया रूरल का टॉपिक हो, तो कैश से सोचें।
कैसे सोचे, तसल्ली के लिए एक बार आप आइंदा से पक्का उसूल जिंदगी बना लो, ठीक है? ओके, अच्छा जी, उसके बाद डेप्रिसिएशन को माफ कर दो, उसको कहीं नहीं जाने देना, ठीक है? सही है, आगे बढ़ते हैं। सही है ना, डेप्रिसिएशन को नहीं लेना ना, नॉन कैश है। मैं अभी लेके दिखाऊंगा उसको वहां पे जो मसला आता है, लेकिन वो बाद में पहले सवाल कर लें। ये क्या है? गेन डिस्पोजल अकाउंट बनेगा, गेन डिस्पोजल अकाउंट बनेगा, लॉस ये तो पहले से लेजर्स में मौजूद है, ठीक है ना? इनका कुछ नहीं करना, ओके? सही है, इसका मतलब डेटा पूरा कर दिया मैंने। और जो नीचे वाला डेटा है वो डेटा दूसरे एसेट से, फिक्स एसेट से, लॉन्ग टर्म लोन से रिलेट करता है, मेरे सवाल से जितना मैंने आज करवाया उससे नहीं करता। अब क्या है ये? हाँ, शाबाश ने सही बोला, बैलेंसिंग मार्कर, ब्लू फॉर बैलेंसिंग, ओह सॉरी, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बैलेंसिंग। तो हमारा अच्छा ये क्वेश्चन है ना, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बैलेंसिंग, हैंस बी फॉर बैलेंसिंग। अच्छा हाँ, ब्लू फॉर बैलेंसिंग जी। चल वापस आए, जागे नहीं जागे? कौन नहीं जागा अभी तक? हाथ खड़ा करें जी। बेटा इसको बैलेंस करें तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है। भाई सवाल ना बाद में पूछना ना, उसको भी छेड़ रहे हो, इसको पढ़ने दो साथ वाले को। बेटा उसको क्या किया था, किधर लेके गए थे? पहले लेजर में रखा था, वो लेजर में ही जाएगा, वहां से सिर्फ कैश निकल के इधर आ जाएगा। और गेन लॉस कहां पे? प्रॉफिट शुरू किया कि रिवर्स करें? प्रॉफिट तो आज शुरू नहीं किया, इसलिए माफी मिल गई। अच्छा सवाल था बच्चे का, आप लोगों ने इजी ले लिया है। भाई कह रहे हैं गेन कहां जाएगा, मैंने कहा पहले तो लेजर बनाओ ना। अब लेजर बनेगा तो उसमें गेन भी आता है, कैश भी आता है। कैश आएगा यहां पे, और गेन रिवर्स करने जब यहां जाओगे तो वहां वो चीज पड़ी नहीं है जिस तक आते गेन ऐड हुआ था, इसको रिवर्स करें, इसलिए माफ कर देना उसको, ठीक है? हाँ, इग्नोर करना, अनलेस कि वो किसी और चीज में छुपा पड़ा, वो देख लेते हैं। फिलहाल तो छोड़े। डेप्रिसिएशन भी तो ऐसे ही है। डेप्रिसिएशन को सिर्फ क्या किया हमने? इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? पीपीटी से शुरू किया नहीं कि वहां तक आते डेप्रिसिएशन माइनस हुई पड़ी है कि उसे ऐड करें, ठीक है? अभी तक तो फिर ये काम चल रहा है। अच्छा, ब्लू फॉर बैलेंसिंग, ये है क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड। 9 ब्लू अच्छा नहीं है, ब्लू कोई और निकालो। 9104, ये क्या हो सकता है इधर? भाई नॉर्मल 4 चीजें तो यही थी, ओपनिंग, सेल्स, क्लोजिंग और फिर चौथी चीज कैश। ये होगी बैड डेट, तो नहीं कह देना इसको, सारा बैड डेट है जी। इस तरह बैड डेट आता है, डिस्काउंट होगा जी, सारा डिस्काउंट दे दिया, ऐसे टवले नहीं मारनी, ठीक है? अब नॉर्मैलिटी होगी तो सवाल खुद बताएगा, आपने नॉर्मल चीज यूज करनी है। तो ये क्या है जी? लो जी, मुबारक हो, पहली फिगर निकल आई है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, वर्किंग नंबर 2। भाई खामोश रहे प्लीज खामोश रहे। 9104 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इनफ्लो है, आउटफ्लो है, रिसीव्ड, ओके? आगे बढ़े, इसकी बैलेंस की फिगर आ रही है डेबिट साइड पे, कितनी? 6। 3 वाली बात ही जरा जल्दी बता देते तो। अच्छा, अब समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा जी, सुने, यहां पे क्या आता है? परचेजेस। मैंने लिखा परचेजेस, उसकी वजह है आपको मैंने अभी बताया था, इस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड परचेजेस आती हैं। हाँ, वो आपको याद होगा, नहीं तो मैं याद करवा रहा हूं, ये मैं याद ही तो करवा रहा हूं, और क्या करवा रहा हूं, ठीक है? क्या परपेचुअल सिस्टम की एंट्री जरा याद करवा रहा हूं। परपेचुअल सिस्टम में चीज खरीदने की एंट्री, परचेजेस, यही तो फर्क था। अभी तुम पूछ रहे थे ये बात, अभी तुम्हें पता है, मतलब तुम जानबूझ के छेड़ते हो, साथ वाले को भी और मुझे भी। अच्छा सुने, लेकिन हम इसको फिर भी एक छोटे सवाल से रिवाइज करेंगे, बस किसी वक्त करेंगे, याद करा देना, सफे पे लिखा रखे। बस छोटा सवाल होगा जिसमें बस 2-4 सादी सी एडजस्टमेंट्स के साथ मैं परपेचुअल की एंट्रीज करवा के लेजर बना लूंगा, मेरी तसल्ली हो जाएगी, और कुछ नहीं, ठीक है? अगर परपेचुअल सिस्टम में गुड्स खरीदे तो एंट्री होती है इन्वेंट्री डेबिट, अगर कैश परचेज है तो कैश क्रेडिट, अगर उधार पे है तो क्रेडिटर क्रेडिट, ठीक है? अब इन्वेंट्री डेबिट हो रहा है यानी परचेजेस हुई हैं, अब या तो ये कैश पे होंगी या क्रेडिट पे होंगी, ठीक है ना? हमारे सवाल में कहीं पे इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि कैश परचेजेस है, जिसका मतलब सारी परचेजेस को क्या अज्यूम कर लो? ब्लैक, सारी परचेज को क्या अज्यूम कर लो? क्रेडिट परचेजेस। तो मैं यूं कह सकता हूं कि जी परचेजेस की बजाय यहां पर इसको यूं भी बच्चे कह सकते हैं कि चूंकि इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है लाइक परपेचुअल, तो फिर परचेजेस का काउंट तो बन नहीं रहा। चले छोड़े, यहां पे लिखें आप परचेज की बजाय क्रेडिट, लेकिन मैंने लिखकर इसलिए काटा ताकि आपको जहन में रहे, हाँ ये वही परचेजेस ही हैं, बस परचेजेस उधार पे हैं दूसरी साइड। पता है असल मसला क्या था? इस लेजर ने तो जवाब दे दिया था, 4 नॉर्मल चीजों में से 3 होती तो चौथी बैलेंसिंग निकलती, 2 हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये क्रेडिटर्स की फिगर बैलेंसिंग निकली है तो फौरन पता लग गया, अच्छा ये वो फिगर है इन्वेंट्री डेबिट, तो क्रेडिटर क्रेडिट वाली, ठीक है? 6-4 ये क्या है जी? यहां पे वैसे लिखते क्या है? पहले लिखो वही परचेजेस। हाँ वो अलग बात है कि हम यूं कहेंगे तो परचेज का काउंट नहीं बन रहा जी, इन्वेंट्री का बन रहा है, इसलिए यहां पर सिर्फ क्या कर दो? इन्वेंट्री लिखा, इसलिए ताकि आपकी वो नॉर्मल दिमाग की पिक्चर जो है वो अभी भी कायम रहे, ओपनिंग, परचेजेस, कैश, क्लोजिंग, बस परचेजेस का काउंट नहीं, इन्वेंट्री का काउंट है, परचेज वहां पे जाती है, दैट्स इट, ठीक है जी? अब यहां से बैलेंसिंग निकल कर उधर कोई नहीं गया, यहां पे आ गया, लेकिन अब यहां पे जब बैलेंसिंग की तो कितनी फिगर है? 6528 की फिगर आ गई, और ये क्या है? कैश पेड टू सप्लायर्स, दूसरी फिगर निकल आई, कैश पेड टू
वर्किंग नंबर 46528 कैश पेड। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़े और आगे रह गया है एक्सपेंस का लेजरा। पता नहीं बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आती है, करो कितनी 19। अच्छा अब ये क्या हो सकता है जो इस तरफ बैलेंसिंग आया है? ऑफिस अकाउंट की भी 4 ही नॉर्मल चीजें होती हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश और एक्सपेंस। तो ओपनिंग्स गिवन थे, क्लोजिंग्स गिवन थे, कैश गिवन, एक्सपेंस गिवन था, तो हमने बैलेंसिंग कैश निकाल लिया। ठीक है, तो ये कैश बैलेंसिंग और ये हमारी तीसरी फिगर थी कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस 1961। 615 पॉजिटिव कुछ भी नहीं था ना, ये इंटरेस्ट और टैक्स तो सवाल में था ही नहीं। जरा चेक करो अपनी पहली क्लास में नोट्स ओपन करके, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का जो पहला सवाल किया था उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो यही है। ठीक है, ये मैंने इसलिए यही सवाल करवाया है, बाकी सारा सवाल तो वैसे ही आपने किया होगा, सारी फिगर वैसे ही आएंगी। वैसे बाय द वे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का टोटल क्या आया था? पॉजिटिव 141, इधर नेगेटिव। अच्छा, और उसके बाद मुझे ये बता दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग कितना था सारी चीजें ऐड करके? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 548 और यहाँ पे 430 पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव ही है। मुर्तजा होश के नेल्स ले लो, वही क्या मतलब, पॉजिटिव और नेगेटिव फर्क ही कोई नहीं। अच्छा जी, नेट बताओ 615, ये और ये करके क्या आया था? नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव हमने लिखा था उस दिन पहला दिन। और भाई कौन से आए थे हमारे छुपाने? हाँ वो छुपाने आए थे, याद है। और फिर आंसर क्या आया था? 430। और हमने कहा था भाई जनाब आप यहीं खड़े हैं, हम घर जा रहे हैं। तो सवाल तो बिल्कुल सेम था, देखो सिर्फ ये डिब्बा बदला है। मैंने इसीलिए पहले ये फॉर्मेट बनाया, कंफर्टेबल रहे। आसान लगा मुश्किल? आसान था। पहले क्यों नहीं करवाया? पहले आसान काम थोड़ी करवाते होते। ठीक है, अच्छा जी, अब बस ये सवाल आपने दोबारा करना है। अच्छा, अब मैं इस सवाल के साथ कुछ फनकारियां करूंगा, इसलिए आपने पिक्चर लेनी है तो ले लें, ये अब बदल जाएगा थोड़ी देर में। हर एडजस्टमेंट के साथ मैं बदलूंगा, चीजें बदलने लगाऊंगा अपने। अच्छा जी, आ जाए आप, बस कर दें। जी बच्चों इधर देखें आप, मिसाल के तौर पे आपको ये अलग अलग नजर नहीं आ रहे, भाई चुप कर जाएं प्लीज अब्दुल्ला, ये आपको अलग अलग नजर नहीं आ रहे। ठीक है जी, बस आपको तो सिर्फ एक ही बात बताई गई कि जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं 2210। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है जी? 2210। मतलब मैं यहां पे लिख लेता हूं ऐसे ही दोबारा, अगर यूं सवाल होता ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, यानी आपके प्रॉफिट लॉस, आपने ऐसे कई बार प्रॉफिट लॉस देखा है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड अदर इनकम, मैंने छुपा दी थी। ठीक है ना, ऐड अदर इनकम इज इक्वल टू, ये प्रॉफिट लॉस आपके सामने। ठीक है, अब आपको पता है कि इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर 230 रुपए की डेप्रिसिएशन पड़ी है कि नहीं? ठीक है, मैं सवाल में अगर सवाल इस तरह से आएगा ना तो उसे मजबूरन यूं करके एक लाइन लिखनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 230 इज इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 22-12 दे दिए। अब जरा देखिएगा, ये एडजस्टमेंट इग्नोर करते हुए मैं ये सवाल करने लगा। 22-12 को उठाया मैंने, यहां पे आके लिखा के तौर पे टोटली लिख दिया 22-12, ये अलग अलग तो था नहीं। ठीक है ना, अब ये 22-12 लिखा गया, बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या आती है? 21। अच्छा, अब 2191 और 1961 का डिफरेंस लो, कितना आता है? 230। ये तो वही डेप्रिसिएशन नहीं, इसे इग्नोर किया है। अगर ये एक्सपेंसेस में पड़ी है और आपने पड़ी रहने दी तो ये यहां से कैश में शामिल हो जाएगी और यहां से कैश फ्लो में चली जाएगी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। क्या ये सही है? या मैं बता रहा हूं इस मेथड की मुश्किलें क्या हो सकती हैं। ठीक है ना, तो एक मुश्किल ये हो सकती है कि वो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर दे, उसमें डेप्रिसिएशन शामिल हो। कभी वो बता देगा कि शामिल है, जैसे मैंने आज बताया, कभी आप खुद भी निकाला करेंगे डेटर के लेजर, वो एसेट के लेजर, पीपी के लेजर में से बैलेंसिंग डेप्सिट निकली, अच्छा ये है तो कहां है, फिर आप अंदाजा लगाओगे यहां पड़ी है यहां पड़ी है, खैर वो तो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो क्या है, फिलहाल तो क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिए उसने और सवाल में क्या बताया, इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर 230 की डेप्रिसिएशन मौजूद है। अगर आपने इस एडजस्टमेंट को इग्नोर किया और ये एक्सपेंसेस इस तरह से उठा लिए तो इसका असर क्या होगा, कैश के अंदर डेप्रिसिएशन शामिल हो जाएगी। अब इसको सही करने का तरीका क्या होगा, आप ये फिगर एडजस्टेड निकाला करेंगे। पर्चे के अंदर जो आपको, सवाल के अंदर जो आपको फिगर दी हुई है एज पर क्वेश्चन, वो फिगर कितनी है? 22-12।
इस 2212 को आप पकड़ोगे और इसमें से आप माइनस करोगे 230, और ये 230 क्या है? डेप्रीसिएशन है चूंकि, और ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो हमने इसको एक्सपेंसेस में से माइनस कर दिया ताकि हमारी फिगर सही हो जाए। अब ये करने से क्या होगा? इक्वल बताओ क्या आंसर आया? 19। इसका आंसर बेटा 19, 2212 माइनस 230 का आंसर, खुदा का खौफ करो, 1986 वाले, अल्लाह हिदायत दे उन्हें। अब ये 1982 वाली फिगर यहां पे आएगी, 1982, और अब जब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो 1961 की करेक्ट फिगर होगी। ये एक मसला आया करेगा आपके साथ सवालों में, ये एक नॉर्मल एडजस्टमेंट है इस मेथड की, ये कुछ तो करवानी है ना इस मेथड में उसको। ये बात समझ आई? ठीक है। अगर किसको समझ नहीं आई? किसको समझ नहीं आई? अगर वो एक्सपेंसेस की फिगर टोटल दे दे और साथ ही बता दे 230 रुपए इसमें डेप्रीसिएशन शामिल है, तो क्या करोगे? शामिल रहने दोगे? नॉन कैश एक्सपेंसेस को यहां से माइनस करना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह के और एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे इंपेयरमेंट है, कोई नहीं है सवाल में, आएगा इंशाल्लाह। इंपेयरमेंट लॉस, जैसे आपको बताया था ग्रेच्युटी एक्सपेंस होता है, जैसे आपको बताया था, ये सवाल में सारे नहीं आ जाते लेकिन कोई इनमें से आ भी सकता है, ठीक है। जैसे आपको बताया था, नहीं भी बताया था तो आप बता रहा हूं, यहां पे वो कभी कभी लेट्स से वो फेयर वैल्यू लॉस यहां डाल देता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, नॉन कैश, मिसालें दे रहा हूं। लेट्स से वो यहां पर कोई लॉस ऑन डिस्पोजल डाल देता है, हालांकि होना नहीं चाहिए, वो तो अदर एक्सपेंसेस में होता है, लेकिन हो सकता है उसने टोटल एक्सपेंसेस दिए हो। तो इस तरह की कोई भी नॉन कैश आइटम आ जाए सवाल के अंदर। एक और भी है, मिसाल के तौर पे आपने बैड डेट एक्सपेंस निकाला, नॉन कैश है, नॉन कैश है, एक्सपेंसेस में अगर पड़ा है तो उसको भी माइनस करेंगे। ये मैंने कुछ मिसालें दी हैं, इनमें से कोई एक आदमी पर्चे में आ जाए तो, नॉर्मली कोई डेप्रीसिएशन या बैड डेट एक्सपेंस आ जाए तो आ जाए, नॉर्मली यही होते हैं। इसके अलावा वाले चूंकि वो गेन लॉस ऑन डिस्पोजल वैसे ही अदर इनकम अदर एक्सपेंस पड़ा होता है, वो इधर शामिल नहीं हो पा रहा होता, वैसे ही अलग पड़ा होता है, उसका लेजर बना लेते हैं। खुदा ना खास्ता कर दे तो आपने ये काम करना। तो एक समझाया आपको और बाकी बता दिए। इनमें से कोई भी पर्चे में आपके लिए आ सकता है, हम इनमें से 2 3 4 को देख लेंगे करके मुख्तलिफ सवालों के अंदर, ठीक है। इनमें मैं आपको ग्रेच्युटी, इंपेयरमेंट, डेप्रीसिएशन तो हो गया, बैड एक्सपेंस, ये 3 एक मैं बता दूंगा, बस 3 की ट्रीटमेंट समझ आ गई तो बाकी सबकी भी वैसे ही होती है, कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। करेंगे इंशाल्लाह। यहां तक कोई मसला? अच्छा, अगली बात, एक तो इंट्रो का नाम लेना तो आगे से ऐसे रिमार्क्स आते हैं कि दिल जल जाता है। खैर, मुझे बताएं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को सुना हुआ नाम? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर ना जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, डायरेक्ट लेबर आती है, और फिर ओवरहेड्स आते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और सारे फैक्ट्री के वो खर्चे जो मटेरियल डायरेक्ट और लेबर डायरेक्ट नहीं है वो उधर आते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल के साथ साथ डेप्रीसिएशन भी होती है। किस चीज की डेप्रीसिएशन? प्लांट एंड मशीनरी की, फैक्ट्री की, बिल्डिंग की। ये डेप्रीसिएशन कोई सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, ये एडमिन एक्सपेंस नहीं है, ये गुड्स को बनाने के लिए प्लांट मशीनरी यूज हो रही है, ये गुड्स को बनाने के लिए फैक्ट्री बिल्डिंग यूज हो रही है। तो फैक्ट्री की डेप्रीसिएशन, फैक्ट्री से रिलेटेड डेप्रीसिएशन जब वो कहां आती है? कॉस्ट ऑफ सेल में। और अगर हेड ऑफिस की बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन तो वो कहां आएगी? एडमिन एक्सपेंस में। और अगर डिलीवरी वैन की डेप्रीसिएशन तो वो कहां आएगी? सेलिंग एक्सपेंस में। तो ये 3 तरह के जो एक्सपेंसेस हैं, डेप्रीसिएशन इन सब में जा सकती है। डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में भी जा सकती है, डेप्रीसिएशन सेलिंग और एडमिन में भी जा सकती है। अब अगर तो डेप्रीसिएशन सेलिंग एडमिन में है तो उसमें से माइनस करके फिगर सही करके ले जानी पड़ेगी। और अगर सवाल में वो कह दे कि कुछ डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल है तो क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर भी सही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर इसमें डेप्रीसिएशन शामिल है नॉन कैश तो वो इस फिगर को बढ़ाएगा, इस फिगर को बढ़ाएगा वो डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस, तो वो ये फिगर बढ़ी हुई इधर आ जाएगी, ये बढ़ी हुई आएगी तो अल्टीमेटली ये कैश बढ़ेगा और इसमें शामिल हो जाएगी ये वाली डेप्रीसिएशन भी। इसका मतलब ये वाला काम इधर भी करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ी जगह छोड़ दी मैंने यहाँ, ठीक है जी, आपको जरूरत नहीं थी, खैर एक लाइन में आप लिख लेंगे। ये वाला काम इधर भी करना पड़ सकता है, यानी आपको एज पर क्वेश्चन 6619 की कॉस्ट ऑफ सेल अवेलेबल थी, 6199 ये सवाल में आपको गिवन थी। अगर वो सवाल वाला, और खुद बताएगा जाहिर सी बात है, सवाल ये कह देता कि कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रीसिएशन पड़ी है तो उसको क्या करना पड़ता? माइनस। अच्छा, इसके अलावा बाकी नॉर्मली खर्चे इस तरफ आते ही नहीं है। इंपेयरमेंट लॉस नॉर्मली हम कॉस्ट ऑफ सेल में कभी लाए ही नहीं, ग्रेच्युटी, वारंटी, फेयर वैल्यू लॉस, इस तरह कोई चीज नॉर्मली कॉस्ट ऑफ सेल में आती ही नहीं। तो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर अगर कोई एडजस्टमेंट होती है ना नॉर्मली, तो वो कौन सी होती है? डेप्रीसिएशन की ही होती है। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी कोई एडजस्टमेंट थी ही नहीं, तो यही 3 ऊपर, लेकिन तरीका समझा दिया आपको। क्यों? क्योंकि सवाल में वो यूं बोल देगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस मिसाल के तौर पे 230 है, नहीं ये 230 मिक्स हो जाएगा। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस मिसाल के तौर पे 150 रुपया है, जिसमें से 100 रुपया कॉस्ट ऑफ सेल में, 50 रुपया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अब आप क्या करोगे? दोनों में से माइनस करोगे अलग अलग करके, ठीक है। साइलेंट होगा तो फिर जिधर मर्जी ले जाए उधर ही ले जाए जहां आदत है। या तो ये साइलेंट नहीं होता, वो कहे डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट जितने आपको साइलेंट है कि कॉस्ट ऑफ सेल में गई या एडमिन सेलिंग में, पता होना चाहिए। प्लांट फैक्ट्री में लगा होता है तो प्लांट की डेप्रीसिएशन ऐसी खामोशी नहीं होगी। हाँ, लेकिन नॉर्मली वो इस तरह नहीं करता, डिटेल वाइज हर एसेट को अलग करे, डिटेल वाइज नहीं करता। नॉर्मली वो ये बताएगा कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग अलग करेगा, ठीक है ना। अगली बात, अगर वो खामोश होता भी है तो आपने फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही डालना उसको, ठीक है बेटा। क्या हो गया? अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं इसको? मेरे ख्याल में और तो अब इसकी बात खत्म करते हैं, अब आगे बात बढ़ाते हैं। और नहीं, असल बातें तो अभी होनी है,
हाँ, अहम बात अभी अभी इसमें इसी में सवाल में वो लिख देता, हमारे इसी सवाल में अगर वो लिख देता कि हमारी 20% सेल्स कैश है, 20% मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे लिखा एडजस्टमेंट नंबर -2, उसकी वजह यह है कि ये एडजस्टमेंट नंबर -1 है। अच्छा, ये भी सीधा नीचे, चलो खैर ये दो एडजस्टमेंट ऐड किए ना मैंने। अच्छा जी, कैश सेल्स अमाउंटेड टू ₹280। चलो, अगर सवाल में ये लाइन लिखी होती कि कैश सेल्स कितनी है 280 की, तो क्या करते? अब बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से देखना है। मैं अगले वाले सवाल को थोड़ा थोड़ा मिटाऊंगा, ठीक है ना? 9280 बाद में सही करवाना है, आप लोग पास नोटेड है ना? वापस हम सवाल वापस कर देंगे जी। 9280 नहीं जी, 9000 क्रेडिट सेल्स हैं, 9000 क्रेडिट सेल्स हैं और 280 कैश सेल्स हैं। ऊपर वाले को छोड़ दो भी, समझो ये लिखा मैंने। यहां पे क्या लिखूंगा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैश कस्टमर्स 280 और फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अगर मैं इसको ब्रॉडर टर्म में ना लेके जाऊं, अब ये कितना हो जाएगा? 8824। समझ आ रही है? ये 8824 भी यहां पे आ जाएगा। दोनों कैश इनफ्लो है, इनका टोटल करो तो क्या आता है? 9104 ही आता है ना। अब ये एडजस्टमेंट इस सवाल में मौजूद भी है तो भी मैं इसे इग्नोर करके ये फिगर निकाल सकता हूं। कैसे? बात समझिए, पहले बात समझ आइए कि हुआ क्या है। इसको भूल जाओ, ये मतलब अलग नहीं है, ये इकट्ठा नहीं है। हमने क्या किया? कैश सेल्स को यहां अलग लिखा, ये भी इनफ्लो है, और डेटर्स वाले यहां पे अलग ले आए, ठीक है? अब मैं कहता हूं, उसने लिखा हुआ सवाल में कि 280 रुपए की सेल्स क्या है? कैश। मैं आपको कहता हूं इग्नोर करो, इग्नोर करो। बल्कि यूं कह रहा हूं, असल में तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेल्स में आप कैश प्लस क्रेडिट दोनों सेल्स ले लें, यानी टोटल सेल्स ही ले लें। 280 जमा 9000, ये सारा ही इधर ऐड कर दें, करके तो देखें एक बार होता क्या है। 9280 आपने लिखा, अब बैलेंसिंग कैश कितना आया? 910। इसका मतलब ये हुआ कि फिर अलग से तो काम करना, ऐसे टाइम का ही ज़्यादा है। माना कि आपके पेट में, टिड में पीड़ होगी, दर्द होगी कि डेटर्स के लेजर में कैश सेल्स हाँ नहीं आती हैं। कॉन्सेप्ट अपनी जगह कायम रखो। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस टॉपिक के लिए, कैश फ्लो के टॉपिक के लिए हमारे उस्तादों ने भी हमें ऐसे पढ़ाया था और किताबों में भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि आप क्या करो, डेटर्स के लेजर में टोटल सेल्स ले लो, कैश भी और क्रेडिट भी। इससे फायदा ये होगा, जब कैश सेल्स इस तरफ पड़ जाएंगी तो बैलेंसिंग फिगर के अंदर भी खुद ब खुद आ जाएंगी, आपको ये डबल काम करना नहीं पड़ेगा। तो अगर जो कभी डायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड में तो वैसे ही सेल का चक्कर ही कोई, डेटर उठाते हैं, डायरेक्ट मेथड हो, डेटर का लेजर बना रहे हो और एडजस्टमेंट आ जाए कैश सेल्स आर इतने % ऑफ टोटल सेल्स, उसको इग्नोर करें। जो सेल है वो सारी की सारी कहां पे ले आए? कैश भी और क्रेडिट भी। ये मैंने अज्यूम किया, सवाल में चेंज इस तरह से लिखा है, ठीक है ना? यही उसूल आप लोगों का परचेजेस के लिए भी है, कैश प्लस क्रेडिट, यानी टोटल ही यहां पर ले आया करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? यहां से कैश पेड टू सप्लायर जो निकलेगा वो भी टोटल निकल आया करेगा, वरना तो आपको वो भी अलग अलग लेना पड़े। कैश पेड फॉर कैश परचेजेस, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो वही सीधा लिखो, डायरेक्ट निकालो फिगर। तो कैश फ्लो के टॉपिक के लिए एक और बात जो अहम हमने देखी कि आप, हालांकि क्रेडिटर्स का लेजर है, कैश परचेजेस भी यहां पे ले लो इसके साथ ही क्रेडिट। हालांकि ये डेटर का लेजर है, लेकिन कैश सेल्स भी आप यहां पर क्रेडिट सेल्स के साथ ही लिख दो, आपका पर्पस सर्व हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, आसानी भी रहेगी, कम खर्च बालानशी। ये ठीक है? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इस -2 एडजस्टमेंट को मैंने क्या किया? इग्नोर। -1 एडजस्टमेंट को इग्नोर नहीं कर सकता था, ठीक है? ये वैसे सवाल तब्दील किया मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है? और क्या है, और क्या हाल नहीं गुजरेगा, और क्या है? अच्छा, अब पार्ट 2 शुरू कर दें आप यहीं से।